जी जैसा कह के गए हैं कि अगर दिल की आवाज़ दिल से कोई बोलता है तो हमारा समाज बोलता है, लेकिन जमाना तो दिमाग का है। मैं जो बेडरूम में बात करता हूँ मैं पार्लियामेंट में करता हूँ। सामने कौन है, मोबाइल ऑन है, कैमरा टेप हो रहा है, इसकी चिंता करेंगे तो फिर बघेल थोड़े कहलाएंगे। दिल वालों से दिल वाले मिले तब तो आनंद आता है, लेकिन दिल वालों दिमाग वालों के हाथ में जब चले जाते हैं तो उसका खामियाजा समाज को भुगतना पड़ता है। दो बागी अगर हुए हैं तो वो भी अन्याय, अत्याचार, शोषण के खिलाफ हुए हैं। कोई अपहरण करने के लिए हमारे यहाँ बागी नहीं हुआ। एक माँ भी अपने बच्चे को बिना दबाव के दूध नहीं पिलाती। पहले बच्चा रोता है तो सबसे पहले ये माएँ झुंझुना पकड़ा देती हैं और बेवकूफ़ टाइप के बच्चे झुंझुना बजा के चुप हो जाते हैं। वो सोचना चाहिए कि दबाव बनाने की कला आपको आनी चाहिए। अंग्रेजों ने लिखा है कि यह धनगर समाज का व्यक्ति आपका रसोइया है तो खाना टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें वो जहर नहीं मिलाएगा। यह धनगर आपका खजांची है तो फिर पैसे ना गिन के देने की ज़रूरत है ना गिन के लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक ईमानदार जात है। अगर आपके घर में धनगर कोई सुरक्षा देख रहा है तो फिर आपकी बहू बेटी के बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा चरित्र है, मुझे लगता अभी भी बरकरार है। दो बागी अगर हुए हैं तो वो भी अन्याय, अत्याचार, शोषण के खिलाफ हुए हैं। कोई अपहरण करने के लिए हमारे यहाँ बागी नहीं हुआ है। जब शोषण हुआ है, पीड़ा हुई है, उत्पीड़न हुआ है, अत्याचार हुआ है, अनाचार हुआ है, तो बंदूक उठी है। इसलिए आज भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम किसी का उधार लेते हैं और मरने वाले होते हैं तो अपने बच्चे को बुला के कहते हैं कि मैंने इसका कर्जा लिया है, इसका पटा देना, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। कुछ ऐसी जातियों को, लोगों को मैं जानता हूं जो ये कहते हैं अपने नाती से कि मैं मर जाऊं तो तू भी फिर कर्जा देने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं ऐसे लोग। ये हमारा एक मौलिक अंतर है और ये एक दिन में नहीं आता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी डीएनए में है। सिंधिया जी जैसा कह के गए हैं कि अगर दिल की आवाज़ दिल से कोई बोलता है तो हमारा समाज बोलता है, लेकिन जमाना तो दिमाग का है। दिल बड़ा इनोसेंट होता है, मासूम होता है। सोने से पहले आपसे भी बात करता है वो कि आज आपने ठीक नहीं किया। आयोजक को भी लग रहा होगा, लगेगा शाम को कि फलाने का हम सम्मान नहीं कर पाए, ये दिल कहता है। दिमाग कहता है नहीं नहीं नहीं, दूसरे ग्रुप का है, उसका करना ही नहीं था। दिल इनोसेंट होता है, लेकिन इनोसेंट मासूम हृदय से दिल और जुबान पर एक बात रखने वाले लोग, मैं जो बेडरूम में बात करता हूँ मैं पार्लियामेंट में करता हूँ। सामने कौन है, मोबाइल ऑन है, कैमरा टेप हो रहा है, इसकी चिंता करेंगे तो फिर बघेल थोड़े कहलाएंगे। एसपी सिंह बघेल जिंदाबाद। बघेल नहीं कहलाएंगे और फिर एसपी सिंह बघेल तो कतई नहीं कहलाएंगे। लेकिन मासूम लोग शातिरों के हाथ में जब पड़ जाते हैं तो उनका सामाजिक नुकसान भी होता है, राजनीतिक नुकसान भी होता है और आर्थिक नुकसान भी होता है। दिल वालों से दिल वाले मिले तब तो आनंद आता है, लेकिन दिल वालों दिमाग वालों के हाथ में जब चले जाते हैं तो उसका खामियाजा समाज को भुगतना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कभी कभी दिमाग की भी सुना करो। कलयुग है, जो जितने जिंदाबाद के नारे लगाना चाहता है उससे ज़्यादा मुर्दाबाद के नारे लगाने जाता है
जो जितना स्वागत के झंडे फहराना जानता है उससे ज़्यादा काले झंडे दिखाना जानता है। इस लोकतंत्र में तो वही दबाव अपना बना पाता है। कई बार लहरों के चुनाव हो जाते हैं, आपकी मर्जी के बिना भी बन जाते हैं, लेकिन जब जब चुनाव फंसेगा तो हार जीत आप तय करेंगे। लेकिन इतना दबाव क्या विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों के दिमाग में रहता है आपका? क्या शाम को होने वाली मीटिंग में इस बात पे चर्चा होती है कि आप क्या कर रहे हैं? प्रत्याशी भय खाता है क्या आपका? और राजनीति का एक सिद्धांत है कि कोई एक वोट आपको चुनाव हरा सकता है। सीपी जोशी साहब एक वोट से एमएलए का चुनाव हारे तो राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई थी। 4 वोट से बड़ौदा का एमपी हार गया था। तो तुम तो कई हजार हो हर विधानसभा में। तो ये राजनीति में सही है, दबाव। एक माँ भी अपने बच्चे को बिना दबाव के दूध नहीं पिलाती है। पहले बच्चा रोता है तो सबसे पहले ये माएँ झुंझुना पकड़ा देती हैं और बेवकूफ़ टाइप के बच्चे झुंझुना बजा के चुप हो जाते हैं। इसके बाद जब बच्चा रोता है तब उसको दूध की बोतल लाई जाती है, और उसके बाद जब बच्चा लगातार रोता है तब उसको डॉक्टर के पास स्वयं माँ ले जाती है कि कहीं इसके पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है। तो एक माँ, सगी माँ अपने सगे नवजात शिशु के साथ प्रेशर की पॉलिटिक्स बनती है, फिर आपको सोचना चाहिए कि दबाव बनाने की कला आपको आनी चाहिए। राजनीति में दबाव से पद और टिकटें मिल सकती हैं, लेकिन दबाव से जीत का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। मंच पर खड़े हुए लोग स्वयं अपने आप से सवाल पूछेंगे, आपको टिकट मिल जाए तो आपको आपकी जात क्यों दे, और इसके बाद पार्टी पूरा क्यों दे, और अन्य समाज का व्यक्ति आपको एक भी वोट क्यों दे, ये अपने आप से रात में पूछना। लहरों में भी हारते हैं लोग और लहरों के खिलाफ भी लोग जीत के आते हैं। हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। तो मैं राष्ट्र के नाम संदेश ऐसे नहीं दे रहा हूँ। पिछले 27 साल का इतिहास है कि मलाई खाने को नहीं मिली है, महेरी खाते खाते बड़े हुए हैं। लेकिन चलो, राजनीति में एक दिन दबाव बन भी जाएगा। तो जो पार्लियामेंट बोर्ड होता है, जो संगठन होता है, उसके हाथ में टिकट होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन टिकट आप क्यों लेते हैं? एमएलए एमपी बनने के लिए। तो टिकट उनके हाथ में है, लेकिन जीत का सर्टिफिकेट जो कलेक्टर देता है वो जनता के हाथ में होता है। तो जितना टिकट के लिए उनका दिल जीतने की कोशिश करते हो, उससे ज़्यादा जनता का दिल जीतने का 5 साल प्रयास करना चाहिए। सिनेमा का टिकट मिल जाए तो 3 घंटे कट जाते हैं। ये सब आपकी ट्रेनिंग हो रही है जो मैं बोल रहा हूँ। सिनेमा का टिकट मिल जाए तो 3 घंटे कट जाते हैं, यदि फिल्म अच्छी हो। जैसे आजकल छावा देखने का बड़ा मन कर रहा है मेरा। लेकिन किसी भी दल की टिकट मिल जाए और ये धरती पे बैठे हुए लोग अगर आशीर्वाद नहीं देंगे तो दिन काटना भारी पड़ जाता है। गांव गांव गली गली जब आपके पाप गिनाए जाते हैं, इसको बंद कराया, इसको छुड़ाया, इसकी राशन की दुकान निरस्त करी, इसके लाइसेंस निरस्त कराया, इसके खेत पे कब्जा करवाया, बड़ा कठिन होता है फिर। तो जयंतियों से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता आती है, संघर्ष से सत्ताएं मिलती हैं, सत्ताओं से इतिहास बनता है। फिर इतिहास ऐसे ही 31 मई हो
या कभी भी मनाएं, पढ़ा लिखा समझा और सराहा जाता है। हमने सिंधिया साम्राज्य और होलकर साम्राज्य के बारे में, निकटता के बारे में मंत्री जी से काफी सुना। हम लोग समकालीन हैं। जब ग्वालियर में सिंधिया साम्राज्य था तो इंदौर में होलकर साम्राज्य था, तो पूना में पेशवा साम्राज्य था, तो नागपुर में भोसले साम्राज्य था, बड़ौदा में गायकवाड़ साम्राज्य था, हैदराबाद में निजाम का साम्राज्य था। देश के लगभग 20% हिस्से के आप मालिक रहे हैं। अब 20 बीघा हिस्से में नहीं आ रही है। राज हमारा कल्याणकारी राज था। बहुत मुश्किल है कलंक से बचना। 5 साल की सरपंची में ही आरोप प्रत्यारोप हो जाते हैं। थोड़ी गलतफहमी हो रही है। पूरे देश में हम राजा वाजा ज्यादा नहीं रहे। हम विशुद्ध किसान हैं या पशुपालक हैं। हम में से एक राजा हो गया, दोनों में फर्क है ना। या राजा परिवार से हमारा गोत्र मिल रहा है तो अपनी पीठ थपथपा लो। ज्यादातर मैं हिंदुस्तान के साम्राज्यों को अगर देखता हूं तो वो राजा लोग रानी की पेट से पैदा होने वाला प्रथम ज्येष्ठ पुत्र राजा बनता है। सभी, अब मैं साम्राज्यों का नाम नहीं लूंगा, मुझे लगभग 200 रियासतों के नाम पता हैं। थोड़ी सी उदाहरण दे सकता हूँ आपके यहाँ कि जयपुर हो, जोधपुर हो, उदयपुर हो, जैसलमेर हो, बामनेर हो, या हमारे छतरपुर हो, तुम्हारा बिजावर हो, टीकमगढ़ हो, दतिया हो, समथर हो, हमारे यहाँ बाहा हो, अबागढ़ हो। ये सब रानियों के पेट से पैदा होने वाले राजपूत लोग ही 90% राजा हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में एक इनके बराबर का राजा है जो तलवार से पैदा हुआ है, बहादुरी से पैदा हुआ है, वो होलकर साम्राज्य। बच्चा भेड़ चरा रहा था, सेनापति गुजर रहा था, बच्चा राष्ट्रवादी रहा होगा, उसने पत्थर उठाया और पहाड़ से सेनापति को मारा। सेनापति का सिर फूटा। सैनिकों ने बच्चे को पकड़ा, पूछा क्यों मारा, तो उसने कहा हमने आपको मुगल समझ के मारा। वैसे मैंने तो पढ़ा था म्लेच्छ समझ के मारा। मेरी माँ कहती थी कि मुसलमानों को गांव में म्लेच्छ कहते थे, ये फारसी का शब्द है। तो उसने कहा नहीं, हम तो पेशवा हैं, हम तो मुगल नहीं है, चल माफ़ी मांग। बच्चे ने कहा भाई मारा तो मार दिया, अब माफ़ी नहीं मांगूंगा। ऐसे जवाब या तो सर पे ताज पहना देते हैं या गर्दन कटवा देते हैं। सेनापति खुश हुआ बहादुरी से, फौज में भर्ती होगा। 14 साल के बच्चे ने कहा कि हाँ हो जाऊंगा। भेड़ों को गांव की तरफ हाँक दिया और फौज में भर्ती हो गया। पेशवा जो भी युद्ध लड़ते थे उसकी जीत की बड़ी भूमिका उस बच्चे की होती थी, तो उसको दूसरे ही दिन 50 घोड़े की मनसबदारी दे दी गई। फिर 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, सबसे बड़ी 500 की होती है। अपनी 20 साल में जवानी में वो 500 घोड़े के मनसबदार हो गए और सूबेदार, आज का 2 स्टार वाला नहीं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ द पेशवा। पेशवा की डेथ हो गई, दूसरे वाले से पटी नहीं। 67 युद्ध के जीत का अनुभव था। उत्तर भारत में लगभग सबको हरा चुके थे। तो उन्होंने अपना साम्राज्य महेश्वर में स्थापित किया। बाद में कालांतर में इंदौर को राजधानी बनाई और खुद राजा बन गए। उस पत्थर मारने वाले बच्चे का नाम बाद में सूबेदार मल्हार राव होलकर हो गया।
भैया ये प्रथम राजा है हमारा, अब राजा के बच्चे तो राजा ही कहलाएंगे। तो फिर उनके बेटे खांडेराव, मालेराव, शिवाजीराव, तुकोजीराव आदि 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 आदि, ये जब आप भेंट करते हैं तो 14 राजाओं वाला भेंट किया करो, और उसका कार्यकाल भी लिखा है उसमें। बड़े पराक्रमी रहे हैं, मल्हारराव होलकर पे ही आके मत रुक जाया करो। यशवंतराव होलकर साहब, अंग्रेज अगर किसी से डरते थे हिंदुस्तान में तो यशवंतराव होलकर प्रथम से डरते थे, द्वितीय से। महू सुना है ना, आपके राज्य में एक कस्बा है जहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की जन्मस्थली है। महू की स्पेलिंग है MHOW। महू कोई गांव ही नहीं था, कोई मोहल्ले ही नहीं था, कोई बस्ती नहीं थी, कोई झोपड़ी नहीं थी। होलकर ना पगला जाएं अंग्रेजों, तो धोखे से कहा कि महाराज आपकी यदि अनुमति हो तो एक जगह है इंदौर से 18-20 किलोमीटर दूर मैदान है, हम वहाँ मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर बनाना चाहते हैं। नक्शे वक्शे रखेंगे, समझ में आ गया ना, हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, युद्ध का मुख्यालय, सैनिकों के मुख्य का युद्ध का मुख्यालय बनाएंगे। तो कहा बना लो भाई। बहाना बनाया था नक्शों का, लेकिन छावनी बना दी कि यदि होलकर पगलाए तो फिर उनको चेक कर लेंगे, 18 किलोमीटर दूर सप्लाई दे देंगे उनके खिलाफ। ये महू है मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, वो होलकरों की डर की वजह से बनी। फिर 14 राजा रहे, आज़ादी तक रहे, लेकिन रानियां, महारानियां, पटरानियां इस देश में बहुत हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन प्रातः वंदनीय पूर्ण श्लोका लोक माता शब्द बघेलों ने नहीं बल्कि समाज ने अगर दिया है तो महारानी अहिल्याबाई होलकर को ये उपाधि मिली। अभी मंत्री जी उज्जैन का जिक्र महाकाल का कर रहे थे तो उन्होंने विश्वनाथ बाबा का भी जिक्र किया, वहाँ भी पत्थर लगा हुआ है। और अब तो नरेंद्र मोदी जी ने गंगा की तरफ से आते हुए उतना ही बड़ी मूर्ति लगाई है जितनी इंदौर के एयरपोर्ट पे लगी है, आदम ये छत के बराबर, क्योंकि पूरा जीर्णोद्धार दादी ने किया है। अब विचार करो वर्तमान में, ये तो हमने शुरू कर दिया 300 साल पहले से लेके और अभी तक 31 मई तक जिक्र कर दिया। अब की अहिल्याओं का क्या हाल है, अब के मल्हारों के क्या हाल हैं। लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, 3 ही मानता हूँ, चौथा तो जबरदस्ती करते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। यहाँ आने वाले लोग समाज के असरदार सरदार हैं जिनके दिल में समाज के प्रति दर्द है, ये वही लोग यहाँ बैठे हैं। मुझे लगता है थोड़े आर्थिक रूप से भी दूसरों की तुलना में संपन्न है, ये खेती में भी दूसरे की तुलना में संपन्न हो। पेट की भूख जब होती है ना तो फिर ये समाज की भूख नहीं होती, उनको पेट भर जाता है तब समाज के प्रति भी जिज्ञासा पैदा होती है। लेकिन जब PSC का रिजल्ट आता है, एक आध हाथ उठा देगा यहाँ पे, एक हाथ उठता है, वो शर्म की बात होती है, वो गौरव की बात नहीं होती है। जब PSC का रिजल्ट आता है, जब IAS का रिजल्ट आता है, जब IPS का आता है, जब IFS का आता है, जब IRS का आता है, जब नीट UG का आता है, अब ये बता देंगे कि इनकी बेटी हुई, लेकिन बाकी क्यों के क्या हाल हैं। जब नीट PG का आता है, जब CDS का आता है, जब NDA का आता है, चश्मा लगा के मैं देखता हूँ रिजल्ट को तो पीछे पाल बघेल दिखाई ना के बराबर पड़ता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। जितनी परीक्षा मैंने बताई हैं, ना तो इनमें नकल होती है ना इनमें सिफारिश होती है, जो मैंने बताई हैं। मिलते हैं, बहुत अभिमान के साथ कहते हैं प्राइमरी के अध्यापक हैं, CRP BSF में सिपाही हैं, आर्मी एयरफोर्स नेवी में सिपाही हैं, कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, पटवारी हैं। मिलते हैं, ये नौकर हैं, गवर्नमेंट होती है IAS IPS IFS वो गवर्नमेंट है, बाकी गवर्नमेंट एम्प्लाई हैं। बस ये अंतर सीख के जाओ यहाँ से।